उत्तराखंड के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की निर्णायक भूमिका रही है और वर्तमान में राज्य सरकार उनके विचारों और विजन को आगे बढ़ाने का दावा करती है। 25 दिसंबर 2025 को उनकी जयंती पर उन्हें याद किया गया, उनके विचारों पर खास जोर दिया गया। शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। उत्तराखंड में राज्य गठन की मांग को लेकर वर्षों तक आंदोलन किया गया, कई लोगों की शहादत हुई और उसके बाद राज्य का गठन हुआ, लेकिन आज भी कई सारे सवाल उठते हैं। उत्तराखंड का गठन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के समय में हुआ था। आंदोलनकारियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग राज्य को लेकर कई सारे सपने देखे थे। आज उनकी जयंती पर उन्हें याद किया गया। दावा किया गया कि आंदोलनकारी के सपने पर अब राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए हैं। आखिरकार क्या वो सवाल हैं, रिपोर्ट के जरिए देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ ज्यादातर नेताओं ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल जी को उनकी गरिमापूर्ण राजनीति और सर्वसमावेशी दृष्टिकोण के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सम्मान दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तभी उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। कहते हैं कि अटल बिहारी ने पहाड़ की जनता को लेकर कई सपने देखे थे, लिहाजा ये जरूरी है कि क्या उनके सपनों को साकार किया जा रहा है। अत्यंत हर्ष हो रहा है कि श्रद्धेय अटल जी की पुण्य स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला में, जहां पहले सत्र में अभी आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, भाई साहब ने मुझे अभी बताया कि ये दूसरा सत्र हो रहा है। पहले सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय अभी यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं और इस व्याख्यान माला के माध्यम से अटल जी के जो कालजयी विचार हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, राष्ट्रीय भावना, उनको युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का बहुत सार्थक प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इस व्याख्यान माला में उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनकी दूरदर्शिता पर और उनकी तीव्र जो निर्णय लेने की क्षमता थी और उसके समकालीन जो भी संदर्भ थे, उनको प्रस्तुत करके हमारे नई पीढ़ी को, नवोदित उदयमान, जिनको देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाना है, विभिन्न विभिन्न दायित्वों उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है, उन सभी को राष्ट्र भावना, राष्ट्र सेवा के पथ पर अग्रसर करने का कार्य भी किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उत्तराखंड के निर्माण का मुख्य सूत्रधार माना जाता है। उन्होंने आंदोलनकारियों के वर्षों पुराने सपने को 9 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनाकर पूरा किया। उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया और औद्योगिक पैकेज की घोषणा की थी ताकि पहाड़ों में रोजगार के अवसर बढ़ सके। मौजूदा सरकार इसे लेकर कई तरह के दावे करती है, लेकिन आज भी कई सवाल हैं। भाइयों बहनों, श्रद्धेय अटल जी का संपूर्ण जीवन हम सब लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है। उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा है। उनके अंदर एक अटूट राष्ट्रभक्ति थी। जैसा अभी विदुषी ने बताया कि उन्होंने कहा कि हमारी अस्थियों को भी कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से भी भारत माता का उद्घोष होगा, भारत माता की जय होगी। तो ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए, मानवीय मूल्यों के लिए उनका जीवन जीवंत प्रतीक रहा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने एक ओजस्वी कवि के रूप में भी अपने शब्दों के माध्यम से संवेदनाओं को स्वर देने का काम किया। एक प्रखर वक्ता के रूप में अपने विचारों से और तर्कों से अपने विरोधियों का भी सम्मान अर्जित किया। बीजेपी सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा को आत्मसात करते हुए राष्ट्र को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में अनेक ऐतिहासिक कार्य कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की उस संस्कृति का सूत्रपात किया। उनकी सोच और नीतियां आज भी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और संवेदनशील शासन का मार्गदर्शन करती हैं और सरकार इसे लेकर काम कर रही है। भाइयों बहनों, अटल जी ने
भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। चाहे वो पोखरण का परमाणु का परीक्षण हो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, जिसका सबसे अधिक फायदा हमारे जैसे प्रदेशों को मिला है। हर गांव संपर्क से जुड़ गया। या दूरसंचार की क्रांति हो, उनके प्रत्येक निर्णय ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। और उन्होंने ही देश में सबसे पहले जो बहुत सारे दलों की सरकार चलाने का, गठबंधन की सरकार चलाने का पूरा कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करके ये सिद्ध कर दिया कि यदि नीति सही है, राष्ट्र और प्रगति के उत्थान का उद्देश्य हो, तो बहुत सारे दल मिलकर भी सरकार चला सकते हैं और सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। सीएम धामी कहते हैं कि उत्तराखंड तेजी से तरक्की कर रहा है। सभी क्षेत्रों में उत्तराखंड सरकार अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी की सरकार में उत्तराखंड के लोग अब पहाड़ों में रिवर्स पलायन कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ रही है। पहाड़ की महिलाएं आज स्थानीय उत्पादों की बिक्री कर अच्छी कमाई कर रही है। पहाड़ के गांव-गांव सड़क पहुंच गई है। श्रद्धेय अटल जी ने देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर आधारित एक नई संस्कृति है, उसका सूत्रपात किया, जिसने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं की प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की गठबंधन की सरकार भारत को समृद्ध, सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए अनेक अविस्मरणीय कार्य कर रही है। आज प्रत्येक सेक्टर के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, वोकल फॉर लोकल हो, मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आज के समय में केंद्र सरकार की कई परियोजनाओं पर उत्तराखंड में काम जारी है। 2017 से ही राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार विकास कार्यों को लेकर दावा भी करती है, जिस पर विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं। इन 25 वर्षों में उत्तराखंड के लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव आया, ये तो जनता ही जानती है, लेकिन सरकार के दावे विपक्ष का तीखा हमला है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और इन 25 वर्षों में कभी कांग्रेस सत्ता में रही तो कभी बीजेपी की मौजूदगी रही। मौजूदा वक्त में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये कहने में कोई शक नहीं है कि पहाड़ के कई इलाकों में लोग पहले से ही परेशान थे और आज भी परेशान हैं, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो सपने कितने साकार हुए हैं, देखिए जरा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पुण्यतिथि है। अब क्या विकसित उत्तराखंड के संकल्प के आगे उत्तराखंड बढ़ चुका है? क्या पहाड़ के लोगों को सारी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिल चुकी हैं? पहाड़ के दुर्गम इलाकों तक क्या सरकार सड़क पहुंचाने में कामयाब साबित हो पाई है? क्या पहाड़ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड राज्य गठन में पूर्व प्रधानमंत्री की बहुत अहम भूमिका है। अब अटल के नेतृत्व वाली सरकार में अलग राज्य बना था उत्तराखंड, और उसके बाद आदर्श और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का जो सपना देखा गया था, उसको साकार करने और उनके मार्गदर्शन पर चलने का दावा सरकार कर रही है। क्या राष्ट्र आंदोलन के सपनों को साकार कर अब यहाँ सरकार कार्य कर रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। गठन के 25 वर्ष में पहाड़ की जनता ने क्या कुछ नहीं देखा और कितना कुछ अभी देखना बाकी है, और किन किन चीजों को देख चुके हैं, वो भी आज इस खास डिबेट में चर्चा होगी। इसको लेकर पहाड़ का युवा रोजगार के लिए पलायन ना करे, ये भी सपना था, और कितना साकार हुआ है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन पर आखिरकार क्या सरकार चल पाने में सक्षम साबित हो पा रही है। आखिरकार क्या सरकार वो महत्वपूर्ण कदम उठा रही है जो कि अटल जी ने सपने देखे थे, और राज्य गठन के वक्त जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, तो आखिरकार क्या कुछ उन्होंने सपने देखे थे, कितना सहयोग रहा था
एक अलग राज्य बनाने में, और आखिरकार जो आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे थे, क्या वो सपने अब पूरे हो चुके हैं? क्या वो सपनों वाला उत्तराखंड एक बार फिर से हम लोग देख पाएंगे? क्या वो सपने पूरे हो चुके हैं? और आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पहाड़ के लोग जिस तरीके से समस्याओं को लेकर आगे आते हैं, अपनी समस्याओं के लिए धरने पर बैठते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर सरकार से दुआई मांगते हैं, मांग करते हैं कि हमारी समस्याओं को सुना जाए, सड़क पहुंचाई जाए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाए, बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो। यही मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके बल पर पहाड़ की जनता हमेशा सरकार से मांग करती आई है, और उन्हीं से यही अपेक्षा करती आई है कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए। अगर ये सब सुविधाएं होंगी तो पहाड़ की जनता पलायन करती हुई नजर नहीं आएगी। और आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, देखिए, इसमें पहाड़ का जो युवा है वो रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। सबसे प्रमुख जो समस्या निकलकर सामने आई वो था पलायन। पलायन किस विषय को लेकर हो रहा है? रोजगार न मिलने से। और आखिरकार बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि सभाओं की जगह जगह आयोजन हो रही हैं, लेकिन आखिरकार क्या वो श्रद्धांजलि वाकई में उनको मिल पा रही है? आखिरकार क्या उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलकर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार जो कि इस वक्त राज्य में है, क्या वो वही कार्य कर रही है? क्या उन्हीं के तहत, उन्हीं के मार्गदर्शन पर उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर है? क्या ये विकास सुनियोजित विकास है? आखिरकार इस विकास में अभी और क्या कुछ देखना बाकी है? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इन्हीं सब सवालों के साथ चर्चा में आगे बढ़ेंगे और पैनलिस्ट से मैं आपकी मुलाकात करा देती हूं, जो कि आज हमारे साथ खास पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ रविंद्र कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। प्रेम पंचोली वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूकेजी के प्रवक्ता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबह सिंह जी जो कि समाज सेवी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और उससे पहले मैं सभी पैनलिस्ट का स्वागत करना चाहूंगी। सुबह जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगी और ये जानना चाहूंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज उनको याद किया जा रहा है उनके इस खास अवसर पर। क्या उनके सारे सपने साकार होते हुए नजर आ रहे हैं? जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो नेतृत्व क्षमता और पक्ष विपक्ष में इनकी बातें सुनी जाती थी। आपने देखा होगा कि संसद में जब वो बोलते थे तो पक्ष विपक्ष दोनों ही, पक्ष वाले तो सुनते थे, विपक्ष वाले भी सुनते थे, या जब विपक्ष में रहे तब भी आप इनकी बातें सुनते थे। और उत्तराखंड बनाने में हमारे वाजपेयी जी का हाथ रहा है, उन्होंने ही किया। हालांकि उस समय जो हमारी नारी शक्ति है वो जब जा रही थी, आंदोलित थी, उस समय जो कुछ भी हुआ, जिस भी पार्टी द्वारा रामपुर तिराहे की बात से मतलब है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मातृशक्ति है, उनके प्रयास से ही ये उत्तराखंड बना। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, मैं ये जरूर कहूँगा कि जितना पहाड़ पर स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। हमारे पहाड़ के लोग परेशान हैं। और देखिए, जहाँ तक सड़क की बात है, अभी भी पुलिया बना देते हैं लोग, लकड़ी क्या वो गाड़ करके और लकड़ी से बना देते हैं। देखने में इतना लगता है, हृदय विदारक होता है कि कभी कुछ हो जाए तो उनकी ज़िंदगी बचेगी नहीं। तो विकास करने की ज़रूरत है, और जितना चाहे शिक्षा के विभाग में भी उतना नहीं हुआ है। पहाड़ पर अगर अच्छी शिक्षा हो, रोजगार हो, तो कौन वहाँ से जाएगा अपना घर द्वार छोड़ के? सबको अपना घर प्रिय होता है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो वाजपेयी जी ने किया उत्तराखंड के लिए और जो कुछ भी दिया उसको भुलाया नहीं जा सकता। और आशा ने उम्मीद करूँगा कि उन्होंने तो बनाया घर को, लेकिन आगे हमारा नेतृत्व मोदी जी हैं, उसको सींचे करें, और जो कमियां हैं या जो रह गई हैं उसके
ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसको आगे बढ़ाएं, हमारे बच्चों का ध्यान रखें, आगे यहाँ से लोग पलायन न करें, इस पर विचार करें। ठीक है। नेतृत्व जो अभी जो नेतृत्व वो विचार करें। बिल्कुल आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आखिरकार साफ तौर पर देखने को मिलता है पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी उनका सम्मान करता था, उनके राजनीतिक व्यवहार का सम्मान करता था, जो वो निर्णय लेते थे और जिस हिसाब से वो बोलते थे, विपक्ष भी उनका सम्मान करता था और ध्यान से सुनता था। और वो अभी तक जितनी योजनाओं पर काम करने की बात करते, क्योंकि वो दूरगामी सोच वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत सब चीजें सोची थी। क्या उसी सोच पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, आपने दो चीजों का उल्लेख किया है। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरदर्शी सोच, जिसमें वो छोटे राज्यों को बनाए जाने के पक्ष में थे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों राज्यों को बनाया गया। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या के और बड़े क्षेत्रफल के राज्य थे। एक छोटे हिस्से को इसलिए अलग किया गया ताकि वो विकास में जो पीछे रह गया है वो आगे बढ़ने का काम कर सके। और निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य ने अपनी गति को बहुत अधिक अच्छे ढंग से बढ़ाने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एक मंत्री थे जिनका नाम था भुवन चंद खंडूरी। भुवन चंद खंडूरी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग योजना पूरे देश में लागू की और राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास यूपीए 1, यूपीए 2 में भी होते हुए आगे बढ़ा और आज भी वो अनवरत रूप से जारी है। ये दूरदर्शी सोच थी पूरे देश को एक साथ जोड़ने की, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन अब जब उत्तराखंड राज्य बन गया, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आज हम 25 साल बाद के अवसर को देखते हैं, लगभग 26 साल पूरे हो जाएंगे, तो हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य की पर कैपिटा इनकम तो अच्छी है पूरे राज्यों के, अनेक राज्यों के एवरेज से, लेकिन उत्तराखंड राज्य की जो अपेक्षित तरक्की थी वो कई क्षेत्रों में अभी बाकी है। पहली तरक्की है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र के केंद्रों की स्थापना करना, यानी ऐसे डिग्री कॉलेज, ऐसे हायर एजुकेशन के सेंटर कि पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे देश दुनिया भर के लोग उत्तराखंड में आकर शिक्षा ग्रहण करें और यहाँ पर आकर अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाएं। उसकी अभी बहुत कमी है। दूसरा, राज्य में जो पलायन के विषय पर आपने कहा, पलायन लगातार जारी है और पलायन का मुख्य जो कारण है स्थानीय स्तर पर रोजगार का ना होना है। पलायन पर ब्रेक लगा जब एनडी तिवारी जी की सरकार उत्तराखंड में बनी और उस समय अटल जी की सरकार केंद्र में थी और शुरुआत जब हुई, बाद में यूपीए फर्स्ट वन जो सरकार है वो 2004 में आ गई और अगले 3 साल जो है वो उस यूपीए 1 के निकले। तो ये दोनों समय में जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी तब भी और जब यूपीए 1 आई तो एक बहुत बड़ा बूस्टअप उत्तराखंड को मिला। एनडी तिवारी जी के बाद वो बूस्टअप मुझे नहीं लगता कि थोड़ा सा अगर आया होगा, लेकिन मूल रूप से किसी भी समय की सरकार में नहीं आया, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार बदले गए और इससे उत्तराखंड की तरक्की को विजन नहीं मिल पाया। आज भी उत्तराखंड एक दृष्टिकोण के लिए कि हमें जाना कहाँ है, क्या करना है, किस क्षेत्र में हमारे लक्ष्य क्या है, उस चीज को लेकर तरस रहा है। अटल जी और एनडी तिवारी जी के विजन ने निश्चित रूप से उत्तराखंड में बहुत अधिक तरक्की के लिए एक दृष्टिकोण और एक मंजिलें स्थापित की थी। आज भी हम उन मंजिलों पर पहुंचने की जद्दोजहद में हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कांग्रेस की सरकार जब 2012 और 2017 के दौरान बनी तो पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद दूसरे जो मुख्यमंत्री बने उनकी सरकार को गिरा दिया गया था। तो कांग्रेस को अगर हम कहें तो दूसरे कार्यकाल में तो मौका उतना नहीं मिला, लेकिन आज भी हम ये याद कर सकते हैं उत्तराखंड के हित में कि अटल जी के समय में जो 2004 तक, सन 2000 से 2004 तक उत्तराखंड ने निश्चित रूप से बहुत अधिक तरक्की करने का काम किया था और उस तरक्की को बढ़ाने का काम एनडी तिवारी जी ने भी और केंद्रीय सरकार के जो हमारे यूपीए 1 थी उसके जो मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, उनके समय में भी उसको बढ़ावा मिला है। अब दो चीजें हैं। अब मैं आप मुझसे कहेंगे कि भाई कांग्रेस और उस समय बढ़ावा मिला, आज बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आज सरकार नेताओं के पास नहीं है, सरकार उन लोगों के पास है जिन्हें दो लोग दिल्ली से बैठकर मुख्यमंत्री बना देते हैं। तीसरा मुख्यमंत्री यहाँ बन चुका है, चौथे की तैयारी लगातार कहीं ना कहीं सुनने में आ जाती है। राज्य सरकार ने एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीनों मामलों पर केवल भाषण देने तक अपने आप को सीमित रखा है। भाषण के अलावा पिछले 9 साल में कोई काम नहीं हुआ। ठीक है।
लगातार 11 साल से केंद्र में हाँ। भाजपा की सरकार है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबके यहाँ दौरे होते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन वो अपने आकर अपना पीआर तो कर लेते हैं, लेकिन राज्य की जनता के जो सवाल है वो वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। राज्य के राज्य सुरक्षा सवालों को का लेकर जिक्र भी किया त्रस्त है। आपने। आशीष जी, राज्य के सवालों का जिक्र किया, सवालों से तो जवाब लेना भी जरूरी है ना। तो हमारे साथ रविंद्र जी हैं। रविंद्र जी, जवाब चाहूंगी आपसे। 2017 के बाद से विकास की लहर देखने को मिली, और अगर देश की बात कर ली जाए तो केंद्र में तो 2014 के बाद विकास की लहर देखने को मिली, और प्रगति देश ने की तो वो 2014 के बाद की, और अगर उत्तराखंड में विकास हुआ तो वो 2017 के बाद हुआ। तो आखिरकार जब इनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो हम याद कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन को याद किया जा रहा है, लेकिन आजादी तो आपको 2014 के बाद मिली थी ना। देखिए, मैं अपनी बात को शुरुआत करने से पहले परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हाँ। याद करते हुए अपनी बात को शुरुआत करूंगा। देखिए, जो सपना अटल जी ने यहाँ के आंदोलनकारियों के लिए पूरा किया था, इस राज्य को बना के अलग राज्य का दर्जा देके, वो कहीं ना कहीं अटल जी ने उसकी नींव उसी समय पे रख दी थी कि आगे आने वाला समय हम इस क्षेत्र को कैसे डेवलप करेंगे। बीच में सरकारें आई, तिवारी जी की आई, नो डाउट, इसमें मैं बिल्कुल कहते हुए मैं मेरे को बिल्कुल वो नहीं है कि तिवारी जी ने यहाँ के लिए काफी कुछ किया, काफी डेवलपमेंट के काम किए, उनका विजन बिल्कुल अच्छा था। लेकिन जब 2004 में जब सरकार आई यूपीए की, यूपीए ने सबसे पहले आते ही यहाँ का पैकेज बंद किया, जो विशेष पैकेज का दर्जा जो दिया था। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कोई पैकेज बंद नहीं किया गया, पैकेज लगातार कंटिन्यू रहा। रविंद्र जी झूठ मत बोलिएगा, रविंद्र जी प्लीज झूठ मत बोलिए। पैकेज कोई बंद नहीं किया गया, आज तक भी कोई पैकेज बंद नहीं है। आज तक कोई पैकेज बंद नहीं किया गया, इंडस्ट्रियल पैकेज। चाहते तो आप ठीक है, लेकिन दर्शक 2004 में तो उत्तराखंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। आप कह रहे हैं कि आपके पैकेज बंद कर दिया, क्या बात कर रहे हैं? मैं बता नहीं सकता। मुझे पता है कि कांग्रेस के चाहे शीर्ष नेतृत्व से लेके और नहीं, आप आप तक के झूठ मत बोलिए ना। आज अटल जी का जन्मदिन है, कम से कम आप तो सच बोल दीजिए। इसमें क्या वो आपत्ति चीज है? प्यारी लगती है जो आपके नहीं, लिए अटल अच्छी जी के हो। जन्मदिवस के अवसर पर भी आपको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, तो मुझे तो बड़ा लेकिन आश्चर्य है कि रविंद्र आपके जी- झूठ के भाजपाई होने लेकिन पर। रविंद्र जी- कांग्रेस उठ के भाग जाती है नहीं, विपक्ष कहाँ के। पे पैकेज लेकिन बंद रविंद्र किया जी, गया? मेरा आपको सवाल ही किसने नहीं बता आप दिया ये समझे। बात? आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान की बात कर रहे हैं, उनको, उनके योगदान को याद कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को तो आजादी 2014 के बाद मिली, जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे। तो आखिरकार उनके योगदान तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी हद तक मुझे नहीं लगता कि शायद सफलदायक है। देखिए, जवाब देखिए, लेती हूँ, देखिए, इसी पर जवाब देखिए, लूंगी, देखिए, इसी पर देखिए, जवाब अगर लूंगी आप रविंद्र थोड़ा जी सा आपसे। लेकिन यहाँ मेरे को आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, रविंद्र जी से जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं, और क्वेश्चन में आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए जो सरकार अब आगे कार्य कर रही है, उस ओर क्या कुछ हो रहा है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सपनों का किस तरीके से यहाँ पर साकार करने का सिलसिला है जो वो किया जा रहा है। सपने क्या वाकई में साकार हो पा रहे हैं? क्या उन सपनों पर वाकई में भारतीय जनता पार्टी कार्य करने की कोशिश कर रही है? आखिरकार लगातार अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन पर चलकर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की नींव अटल जी ने रखी, और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें बदली है वो उनके मार्गदर्शन के जरिए ही बदली है, जिनका सम्मान पक्ष विपक्ष दोनों ही करते आए हैं। और उनकी भूमिका, उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण को लेकर, उनके साहसिक फैसलों को लेकर, गरिमापूर्ण उनके जिसे कहेंगे ऑरा को लेकर लगातार विपक्ष में उनकी सराहना करता था, और
और उनकी एक अलग ही पहचान यहाँ पर देखने को मिलती थी। अब दूसरी तरफ देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके मार्गदर्शन पर चलने का दावा करती है और उत्तराखंड में खास तौर पर जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके जरिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्रेडिट काफी हद तक आज के दिन दिया जा रहा है। आखिरकार उन्हें कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के मार्गदर्शन पर ही अब लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, पहाड़ों तक सड़क पहुंच रही है, लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और आखिरकार सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर ये याद दिलाना चाह रही है और उनके मार्गदर्शनों को ये याद करके प्रेषित करने की कोशिश कर रही है कि लगातार विकास कार्यों पर जो भारतीय जनता पार्टी स्वप्न देख रही है, जो मोदी जी का दृष्टिकोण है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी से कनेक्ट होता है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही सपनों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे लेकर जाया जा रहा है। विकसित भारत 2047 का संकल्प भी इसी आधारभूत के जरिए किया जाएगा और इस आधारभूत ढांचे के जरिए यहाँ पर नींव रखी गई है और उसी के सिलसिले में लगातार विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है, विकास कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे में उनके सपनों को साकार करना अब प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है। अटल जी के नेतृत्व में किस तरीके से कार्य हो रहे हैं और आखिरकार आज के दिन जो लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के जरिए किस तरीके से उनके मार्गदर्शन को एक बार फिर से याद करते हुए निभाने का यहाँ पर प्रण लिया जा रहा है और किस तरीके से उत्तराखंड में उनके मार्गदर्शन को और भी ज़्यादा उतारा जाएगा और आखिरकार उसके जरिए ही उत्तराखंड का विकास होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब इसी बात का जिक्र करा और कहा कि उत्तराखंड जो विकास के पथ पर चल रहा है उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जो कि बहुत अहम भूमिका निभाते हैं राज्य गठन में। आंदोलनकारियों के सपनों को साकार किया जा रहा है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और आंदोलनकारियों का ही सपना रहा, जब दोनों के मिलकर इन सपनों को साकार करने का प्रयास अब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार अब लगातार करती हुई नजर आ रही है। रविंद्र जी से हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसी विषय पर उनसे सवाल यहाँ पर किया गया था। रविंद्र जी के पास आना चाहूंगी, हमारे साथ लगातार पैनलिस्ट बने हुए हैं। रविंद्र जी, आखिरकार जो मेरा सवाल था उससे आप वाकिफ होंगे, लेकिन आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन पर अभी तक अगर देखा जाए तो सरकार क्या कुछ ऐतिहासिक फैसले ले चुकी है, किस तरीके से उत्तराखंड को उनके मार्गदर्शन से विकास की ओर अग्रसर किया जा रहा है? देखिए, फ्लो टूट जाता है जब हम बात करते हैं। ब्रेक आ गया था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अटल जी ने जो नींव रखी थी बनने के बाद, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी मेरे साथी अवस्था में कई सारी चीजें उसमें कहने लगे, हाँ कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो मैं थोड़ी सी कुछ वीडियो में आपकी रोशनी डलवाऊंगा। जब मुझे अच्छे से याद है, हम छात्र जीवन से ही राजनीति में थे, एबीवीपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। तो यहाँ पे दो विधायक होते थे, एक कपूर साहब से मोहसिन जी होती थी और एक बिष्ट जी से कांग्रेस के विधायक होते थे। तो अगर कभी किसी कोई बीमार हो जाता था ना, थोड़ा सा ज्यादा उसकी तबीयत खराब हुई थी, या तो हमें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाना पड़ता था या दिल्ली एम्स लेकर जाना पड़ता था। तो या तो कपूर साहब की चिट्ठी लिखती थी या हीरा सिंह बिष्ट जी की लगती थी। तो आप ये लग रहा है कि जरा सी बीमारी के लिए अगर पथरी का ऑपरेशन भी कराना पड़ता था तो इस राज्य से बाहर लेकर जाना पड़ता था। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, उनसे मिलने से पहले इस देश में एक एम्स था जो दिल्ली में हुआ करता था। अटल जी ने नींव रखी, उन्होंने सपना देखा, ऋषिकेश के लिए उन्होंने उस समय सोचा। आज हमारे पास ऋषिकेश में एम्स है। बीच में किसी सरकारों ने नहीं किया इस पे काम। मैं सिर्फ देख रहा हूँ, आप 2014 के बाद कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल सच है, 2014 के बाद बहुत सारे बदलाव हुए। ऋषिकेश एम्स बना और यहाँ नहीं बना, देश भर में 3 गुना से ज्यादा एम्स बने, मेडिकल कॉलेज बने इस प्रदेश के अंदर। हमारे यहाँ देहरादून में एंटर होने के लिए सहारनपुर से अंग्रेजों के जमाने की सुरंग थी जो इन्होंने ऐतिहासिक धरोहर बना के छोड़ रखी। 4-4 घंटे 5-5 घंटे जाम लगता था। 2016 में उस सुरंग का निर्माण किया और आज
फरवरी महीने में 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचने के लिए हमने रोड बना दिए। देखिए, किसी भी विकसित प्रदेश का, किसी भी विकासशील देश का, जब तक रोड कनेक्टिंग अगर सही नहीं है, रोड कनेक्टिंग, एयर कनेक्टिंग और रेल कनेक्टिंग अगर नहीं है, वह विकास नहीं कर सकता, वह अपने यहाँ की प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और इन तीनों को लेकर जिस प्रकार से आज इस प्रदेश में टोल लगा दिया, क्या रेल कनेक्टिंग को आज तक हम रेल लेकर जा रहे हैं, टोल भी देखिए ना किस दिशा में जा रहा क्या है। रोड कनेक्टिंग को, रोडों की हालत नहीं, रविंदर जी आप ये बता दीजिए, अटल जी ने जब हाईवे बनाए तो आपने उन पर टोल क्यों लगा दिए? 3 घंटे डाक मंदिर में जाम लगता था, एक सुबह होती थी भाई साहब। आप 2016 से पहले हमारे यहाँ गाड़ियां बहुत अच्छी आती थी, लेकिन गाड़ी सुरंग के परली तरफ ही उतारनी पड़ती थी, फिर वहां से चल के आती थी। वहां पे गाड़ी ट्रक जो बड़े कंटेनर होते थे वो भी नहीं आ सकते थे। तो महाराज ये तो आपकी स्थिति थी। 100 साल पुरानी सुरंगे, 100 साल पुराने पुल लोहे के, ठीक है रविंद्र जी, जब अंग्रेजों ने बनाए थे वो बिल्कुल रविंद्र जी, विकास तो हुआ है बेशक। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर सरकार जो दावा करती है वो तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल भी हम लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से जाम से निजात तो मिल रही है, लेकिन आउटर रिंग में किस तरीके की व्यवस्था है, और आगे अगर राज्य के अंदर घुस लिया जाए और राजधानी के हाल देख लिए जाए तो अंदर किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रहा है वो भी किसी से परे नहीं है। ठीक है रविंद्र जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले दीपक रावत जी आपसे इसी विषय पर कमेंट लेना चाहूंगी। कितने सपने साकार हो चुके हैं? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्म दिवस है और निश्चित रूप से उन्हीं के कार्यकाल में ये प्रदेश का निर्माण हुआ और निश्चित रूप से उनकी छाप रही। वो चाहते थे कि छोटे राज्य बने, सशक्त बने, उन्हीं में से जो यहाँ की शहादतें थी उनको एक तरीके से स्वीकार करते हुए उनकी जो आंदोलनकारियों की मांग थी एक पृथक राज्य की, उनके लिए जो शहादतें दी गई और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने निश्चित रूप से उन्होंने जो 3 राज्य बनाए उसमें एक राज्य उत्तराखंड भी बना। और जो जिस औद्योगिक पैकेज की बात अभी हमारे रविंद्र भाई जी कर रहे थे, तो शायद वो थोड़ा सा कुछ जानकारी का अभाव में कुछ गलत कह गए। वो 10 साल के लिए मिला था, जो 2003 में स्टार्ट हुआ, 10 में आपको 2013 तक चला। यहाँ के लोगों की मांग थी कि अभी तक ये अपने पाँव में ये प्रदेश सही ढंग से खड़ा नहीं हुआ है और केंद्र में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, तो उम्मीद थी इस राज्य को कि शायद वो औद्योगिक पैकेज को और बढ़ाया जाए। लेकिन आपको जानकारी दूं कि वो औद्योगिक पैकेज दोबारा नहीं बढ़ाया गया, जिसमें बहुत सारे जो उद्योग लगे थे उन्होंने अपना यहाँ पर शटडाउन करा, क्योंकि उनको यहाँ पर जो उत्पादन क्षमता थी उनमें उनको टैक्स माफ किया जाता था। तो वो जो टैक्स उनका माफ करना बंद हुआ नई औद्योगिक नीति के बाद, तो उन्होंने अपना बहुत से जो धंधे थे वो बंद हो गए। जो विषय है निश्चित जी वो ये है कि राज्य को 25 वर्ष हो चुके हैं और आज तक राज्य, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, हम ये निश्चित नहीं कर पाए हैं कि यहाँ पर रोजगार के साधन जो हमारे साधन बनने हैं, या स्वास्थ्य की बात में बाद में करूंगा, रोजगार जो पलायन का मुख्य कारण है उसके लिए एक ठोस नीति हम नहीं बना पाए हैं। आप देखिए पिछले 25 वर्षों में कौन सी बड़ी फैक्ट्री यहाँ लगी है, कोई बहुत बड़े धनाढ़ वर्ग की, कोई अगर जो यहाँ पर कैपिटल वाले हैं जिन्होंने पैसा लगाया हो, कोई बड़ी इंडस्ट्री आप मुझे बता दीजिए। जो आईटी सेक्टर बना हुआ है वो भी कांग्रेस के टाइम में हमारे जो नरेंद्र तिवारी जी थी उनके टाइम के बने हुए हैं। तो निश्चित अब हम इसी में फंसे रहते हैं कि हमने पूर्णतः पर्यटन अपनाना है, तीर्थटन अपनाना है, किस चीज में हमने फोकस करना है, या फिर जो पहाड़ की जो खेती है उसमें हमने अपना ध्यान आकर्षित करना है कि पहाड़ की जो ऊर्जा, जो वहाँ की मृदा है, जो मिट्टी है, उसको उसके अनुसार खेती करवानी है। अब तक हम इस पे नहीं आए हैं। यकीन मानिए जितने हिमालयन राज्य है कृषि में सबसे पिछड़ा है उत्तराखंड, और यहां पर विकास कहीं ना कहीं पर रोडों का चौड़ीकरण हुआ है, विकास सिर्फ चौड़ीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो रोजगार की समस्या बनी हुई पलायन का मुख्य विषय बना हुआ है वो तो तस का मस है, क्योंकि आपने यहां पर कोई इंडस्ट्री बड़ी रखने का कोई अब तक आपका ब्लूप्रिंट ही नहीं बना पाया है। रही बात स्वास्थ्य की और शिक्षा में आप लगातार देख रहे हैं कि हर साल हमारे स्कूल जो है बंद होते जा रहे हैं, गांव भूतिया बनते जा रहे हैं। स्वास्थ्य की तरह अब एक नया विषय भी आ गया, सुरक्षा, जंगली जानवरों से सुरक्षा, ये इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है इस प्रदेश का। तो 25 वर्षों में निश्चित रूप से जिस तरह से हम लोग प्रगति करनी थी करी, लेकिन जो बुनियादी ढांचे जो बदलाव होना चाहिए था, जो बुनियादी स्तर में जो काम होना चाहिए था, निश्चित वो काम नहीं हुआ है। आज भी हम ओपो की स्थिति में है सरकारें हैं कि
कि नीतियां कहां से बनाए। आप बताइए कौन सी बड़ी इंडस्ट्री खुली है। बड़ा अस्पताल की बात कर रहे हैं, एम्स की बात आपने कर दी, उसके बजाय आपने बताइए उत्तराखंड के कौन से नए बड़े अस्पताल आपने खोल दिए। आज भी अगर जिस एम्स की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से उत्तराखंड में बनाए, लेकिन यदि आज एक उदाहरण पेश करना चाहूँ आपको, अगर मेरठ में किसी को या मुजफ्फरनगर में किसी को तबियत खराब हो जाए तो वो दिल्ली नहीं जाएगा, निश्चित रूप से वो एम्स में आएगा इस केस में। लेकिन मैं आपको इतना जवाब दे दूं कि दूर धारूचुला में बैठा हुआ व्यक्ति यदि उसे कुछ हो गया, जिस कोई बीमारी आ गई, तो वो जब तक एम्स में आएगा तब तक उसका प्राण पखेरु हो चुके होंगे। तो हमारा कहना है कि आप अस्पताल खोलिए, आप अच्छे स्कूल खोलिए, लेकिन पहाड़ों में खोलिए ना, जहां पर लोगों की जरूरत है। तो जब आप उनको शिक्षा नहीं देंगे, जब उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब उनका स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो पलायन तो होगा। और उस पलायन का उस नुकसान किसको होगा? यहाँ की जनता को होगा, यहाँ के उन निवासियों को होगा जिनके सपनों का ये भारत है। भारत से अलग जो हमने एक राज्य मांगा था कि हमें चाहिए, उत्तर प्रदेश से अलग राज्य चाहिए, हमारी आइडेंटिटी अलग, हमारी संस्कृति अलग है, तो हम चाहते थे कि ये आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं पर हुआ तो है, विकास तो है, लेकिन सही पैमाने में नहीं हुआ है। आज भी नीतियां नहीं बन पा रही हैं। जब तक ठोस कारगर नीति नहीं बनेगी निश्चित जी, हम इस समस्या से लगातार जूझते रहेंगे और पलायन बदसूरत लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल दीपक जी, ये बहुत ज़रूरी है इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने का। रविंद्र जी, देखिए बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो कि सरकार से बार बार पूछे जाते हैं कि इन 25 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया। पाया तो हर कोई, जिस तरीके से सरकार भी बार बार अपने भाषणों के माध्यम से इस बात का जिक्र कर देती है कि हम लोगों ने क्या कुछ विकास किया, लेकिन क्या कुछ खोया है उसका जिक्र कभी नहीं किया जाता। और इसी को लेकर लगातार गहमा गहमी का माहौल बना रहता है, राजनीति होती है, लेकिन इन मुद्दों पर वाकई में सरकार क्या स्टैंड लेने के लिए काबिल है और आखिरकार इस पर क्या स्टैंड लिया जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। प्रेम पंचोली जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इन 25 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, और उस बीच जब हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का जिक्र कर देते हैं तो क्या और कितने उनके सपने साकार हुए? पंचोली जी, पंचोली जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस सालों में बहुत सारे सपने देखे हैं, है ना, और इन सपनों को साकार करने के लिए अलग अलग तरह की राजनीतिक दलों ने सत्ता में भागीदारी की है। तो इस बात को तो स्वीकार करना चाहिए कि जो यहाँ पे राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनको सत्ता में आने का मौका दिया गया। ये भी किसी सपने से कम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जो गांव में हमेशा प्रधान बनना चाहता था, वो एमएलए बन गया है, वो मिनिस्टर बन गया है, उसको सत्ता की और सारी भागीदारी का मौका मिल गया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जो अटल जी ने और एम.डी. तिवारी साहब ने जो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उस प्लेटफॉर्म को हमने सजाया या बिगाड़ा। अब हम ये कहेंगे कि सजाया नहीं तो बिगाड़ा कैसे? बिगाड़ा ऐसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि देहरादून में आईटी पार्क को एक इंटरनेशनल आईटी पार्क के रूप में एम.डी. साहब उसको बनाना चाहते थे, और हमारी जो केंद्र में तब चाहे भाजपा की सरकार हो रही होगी या अटल जी भी रहे होंगे, अटल जी ने राज्य की कल्पना जो की होगी, तो वो इसी निमित्त की होगी कि अगर उत्तराखंड में कोई इस तरह का बड़ा इस्पात सेक्टर बनता है, एक कारोबार शुरू होता है, एक इंडस्ट्री ऐसी शुरू होती है जो सॉफ्ट इंडस्ट्री है, जिसमें जब हमारे देश के लोग दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाते हैं काम करने के लिए, अगर ऐसी आईटी पार्क जो देहरादून में बनने जा रहा था, 25 साल में अगर वहाँ बैंकों की बिल्डिंग बन रही है और दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर की बिल्डिंग बन रही है, सिर्फ बिल्डिंग बन रही है, तो आप क्या कह सकते हैं? जिस आईटी पार्क को एक इंटरनेशनल आईटी पार्क बनना था, जहां बड़े बड़े इंजीनियर और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने वाला था, बड़ा पैकेज वाला रोजगार मिलने वाला था, आज वो आईटी पार्क की जो जमीन है वो बैंकों को दी गई है। आप इसको सत्ताधारी पार्टी से पूछ सकते हैं, जो दोनों पार्टी से पूछ सकते हैं कि क्या ये सपना आपने साकार किया जो एन.डी. साहब ने नींव रखी थी। हम जो कल्पना अटल जी ने, और अटल जी ने उत्तराखंड की लोगों की भावनाओं को देख करके जो कल्पना की थी कि उत्तराखंड राज्य ऐसा होगा, हम कह सकते थे आज 25 साल में कि हमारा टूरिज्म, विंटर टूरिज्म हो या गर्मी वाला टूरिज्म हो, कि जब यहाँ तो गर्मी होती नहीं पहाड़ में, ऐसे वक्त हमने किस तरह के टूरिज्म को इनवाइट किया है। आप आजकल देखो, आजकल सारे लोग राजस्थान में घूमने के लिए जा रहे हैं। ग्रामीण टूरिज्म,
विलेज टूरिज्म को वहां पर बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। लोग गांव में जाते हैं, गांव में रहते हैं, सारे लोगों के होम स्टे चल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर यहाँ 4 मंदिर नहीं होते, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री नहीं होते, तो क्या हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर्यटन के नाम पे यहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती थी या स्वरोजगार इकट्ठा कर सकती थी? अब तक नहीं कर पा रही है। अगर हम अपने पड़ोसी हिमाचल प्रदेश को देखते हैं, तो हिमाचल में आप देख सकते हैं वहां का जो स्वरोजगार का जरिया है वो बागवानी है। उन्होंने एक बागवानी को जो एक स्पेशल मॉडल बनाया। आज दुनिया भर में हिमाचल के सेबों की एक अपनी महत्ता है, बिल्कुल, है ना, आप मान सकते इस चीज को। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा क्या है? नहीं है ना, कुछ नहीं। विकास हो रहे हैं, सड़कें खुद रही है, रेलवे लाइन बिछ रही है। हम ये नहीं कह सकते राज्य बनने के बाद जो है उत्तराखंड में रेलवे लाइन बनी है, ये भी मानना पड़ेगा। राज्य बनने के बाद आप ये लगाओ कि एक ऐसा विभाग राज्य बनने के बाद पुलिस विभाग ने उत्तराखंड के नौजवानों को नौकरी मिली है। लेकिन और सारे तमाम विभाग, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग को छोड़ करके अगर आप अन्य विभाग देखेंगे तो उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। पिछले दरवाजे से भर्ती हो रही है। पंचोली जी देखिए, अगर जब हम खोया पाया की बात करते हैं तो जो घूम फिर कर मुद्दा निकल कर सामने आता है वो रोजगार का आता है। और रोजगार के लिए क्या अवसर स्थापित किए गए हैं और क्या अवसर सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो जाता है। रविंद्र जी, इसी पर कमेंट लेना चाहूंगी। जब भी हम जिक्र कर रहे हैं रोजगार, घूम फिर कर टॉपिक आ जा रहा है। रोजगार से ही जुड़ा हुआ पलायन है, रोजगार से ही जुड़ा हुआ स्वास्थ्य है, रोजगार से ही जुड़ा टॉपिक शिक्षा है। लेकिन इन्हीं सब की वजह से इस तरीके की स्थितियों का पहाड़ को सामना करना पड़ रहा है। तो फिर हम किस तरीके से कह सकते हैं कि पहाड़ में संसाधनों की कमी बिल्कुल नहीं है? देखिए, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आज की डेट में पूरे देश भर में अगर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने का कार्य अगर कहीं हुआ है तो वो उत्तराखंड प्रदेश है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, पिछले 25 सालों में जितनी रविंद्र जी, अभी तो इतने सारी चीजें गिना दी, अब आप बोल रहे हैं जी कैसे 25,000 पिछले उत्तराखंड बनने के बाद में जितनी नौकरियां दी गई है उतना सिर्फ पिछले 3 सालों में इस 25,000 निशी जी, मेरा एक सवाल है, मैं इंक्लूड करना चाहूंगा अगर आप मुझे 10 सेकंड का समय। रविंद्र जी, अब सही जवाब एक दीजिए। सवाल है वो इंक्लूड करना चाहूंगा प्लीज। हाँ, अगर आप आशीष मुझे जी। अलाउ कर दें, बहुत क्या जरूरी आशीष जी। सवाल है। मुझे बता दीजिए, मैं क्या सही जवाब दूं? आप आशीष, अगर ग्राउंड पे रिपोर्टिंग, रविंद्र जी, आप खुद इस सवाल के बाद मुस्कुरा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, आप इस सवाल के बाद मुस्कुराए, जवाब देने के बाद मुस्कुराए, ये आपकी मुस्कुराहट बता रही है। इस जवाब का उत्तर आपकी मुस्कुराहट ने दे दिया है। ग्राउंड की रिपोर्टिंग नहीं करी है, इसका मतलब कि आपको स्वराज को रोजगार की रिपोर्टिंग की आवश्यकता ज्ञान नहीं है। जो राज्य सरकार जो आंकड़े दे रही है हम उस पर मान मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, निशी जी, लेकिन मैं आपकी जुबानी सुनना चाह रही हूँ कि कितना विकास हुआ है। अब आपको छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा थोड़ा सा आपको मैं। बताना चाहूंगा जो अभी रवींद्र जी नहीं बता पाए उन विकास के बारे में जो अटल जी के समय से थे। अटल जी ने जो एक मिनट मैं एक रुक छोटा जाइए, सा मैं आप नहीं बता पाएंगे, मैं बता मसूरी घूमने जाते थे, बाहर का पर्यटन तो छोड़ दीजिए, जो देहरादून का जाता था 2014 से पहले शाम को 4 बजे के बाद रास्ते की जितने पॉइंट होते थे, मैगी पॉइंट के नाम से मशहूर होते थे, मसूरी के रास्ते वह बंद हो जाते थे। किस कारण बंद हो जाते थे? कि लाइट की व्यवस्था नहीं थी। आज वहां पे सोलर पैनल लगा के पूरी रात रोजगार चलता है। जो पहले रोजगार 6 घंटे चलता था वो आज कम से कम नहीं तो 18 घंटे चलता है। तो आप इसे क्या मानेंगे? आप ये रोजगार नहीं है? रोजगार के अवसर बढ़े। आज रिपोर्टिंग आती है कि सिर्फ जो है केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों का आंकड़ा जिस प्रकार से बढ़ा है, उसमें चाहे रल फल वाले हो, रेडी पटरी वाले हो, दुकानदार हो, यहाँ के होम स्टे वाले हो और तमाम गाड़ी चालक हो, उनका भी रोजगार का कहीं ना कहीं बहुत तेजी से उनकी इनकम आय बढ़ी है। तो आप कैसे मान लेंगे? मुझे हंसी इस बात से आई कि आपने जो रिपोर्टिंग को किया है, मैं उसकी आपके पास अधूरी थी। और दूसरी, प्रेम पंचोली जी ने देखिए बहुत सुंदर प्रश्न किया। प्रेम पंचोली जी ने बताया कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में बागवानी एक बड़ा है। यस, बहुत अच्छा है। मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा।
24 घंटे बागवानी होती है वहां पे, पूरा परिवार 24 घंटे काम करता है। दिन में इसकी ड्यूटी होगी, रात को फूल टूटेगा, सुबह को जो है खेती में गुड़ाई होगी। ये 24 घंटे चलता है। उसका प्रमुख कारण पता है क्या है? कनेक्टिविटी, सड़कों की कनेक्टिविटी। आप हिमाचल के गांव की छोटे से छोटे कस्बे में चले जाओगे, रोड की कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, और वो उन्होंने पिछले कई साल में किया। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तराखंड ने इस कनेक्टिविटी को लिया है, जिसे आप हल्का समझ रहे, उसके बाद जब कनेक्टिविटी जब बेहतरीन रूप से आपके कस्बे तक सड़क पहुंच जाएगी, ठीक है, मैं समझता हूं कि कैसे नहीं पहुंचेगा। यहाँ का ठीक है उत्तराखंड का रविंद्र जी। प्रत्येक नागरिक अपने आप में बहुत मेहनत कश है। हम्म, जब उसके यहाँ कनेक्टिविटी पहुंचेगी तो वह भी उसका रोजगार के साधन बढ़ेंगे। ठीक है, जब रोजगार के साधन बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी। और आज देखिए पलायन भी, अगर पलायन आयोग की रिपोर्ट देखेंगे, आज पलायन भी, मैं ये कहूं कि निश्चित रूप से कि पलायन बिल्कुल बंद हो गया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा, अगर पलायन हुआ भी है ना, तो उत्तराखंड के उन जिलों में आके थम गया है जो पहले बेंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़, अन्य राज्यों में जाता था। आज देहरादून, हल्द्वानी, बंद ये बंद पलायन नहीं अगर कह होता सकते है, कि बंद तो हो गया यहाँ आ है। जाता है। बंद नहीं हुआ। बंद यहाँ आ बंद हो जाता गया है ऐसा उत्तराखंड के नहीं सीट कह से सकते बाहर नहीं रविंद्र जाता। जी। निशी जी, मुझे हाँ, एक आशीष जी। दो तीन चीजें इंक्लूड हाँ मैं 2-3 चीजें इंक्लूड करना चाहूंगा। हम्म, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा गांव को भी सड़क से जोड़ने का, ग्राम सड़क योजना का। हम्म, और अभी एक उदाहरण आप देखिए कि उत्तराखंड में जब सड़क निर्माण का काम हुआ तो गंगोत्री में सड़क निर्माण हो रही है जहाँ 6000 पेड़ काटे जा रहे हैं। जोशीमठ में एक सुरंग का निर्माण हुआ जिसमें सुरंग से सारा पानी निकल गया, जोशीमठ धकने लगा। और उत्तरकाशी का टनल हादसा भी आपके सामने है। ये बीजेपी, अब वो जो अटल जी का सपना था वो कहाँ चकनाचूर हुआ? इन तीनों कंपनियों से जो यहाँ काम कर रही थी, बीजेपी ने चंदा लिया है, करोड़ों रुपए चंदा लिया है। नंबर एक बात। दूसरा सवाल था पलायन का और रोजगार का, जो अभी हमारे यूकेडी के मित्रों ने भी उठाया कि पलायन और रोजगार। भारतीय जनता पार्टी आज रूस में भेजना चाहती है, इजराइल भेजना चाहती है, उत्तराखंड के भी और भारत के युवाओं को भी। और रोजगार की बात करते हैं उत्तराखंड में, आपने अग्निवीर योजना लाकर जो उत्तराखंड के लोगों का, खासकर युवाओं का सपना होता था सेना में जाने का, उसको चकनाचूर कर दिया है। क्या ठीक है। अग्निवीर अटल जी का सपना था? आप क्या बात कर रहे हैं अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर? अटल जी ने सपना देखा था कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य, झारखंड बनेगा और छत्तीसगढ़ बनेगा और ये देश में तरक्की का काम करेंगे और यहाँ पर जो मिनरल्स है उनका सही दोहन होगा। आज माइनर मिनरल से लेकर मेजर मिनरल यानी माइनिंग का जो काम आपने जिस तरीके से बेतरतीब ढंग से चलाया है और खनन प्रेमी धामी बनाया है, तो आप बताइए ना उत्तराखंड के खनन को लूटकर आप अटल जी का कौन सा सपना पूरा कर रहे हैं? ठीक है, और मुझे आप बताइए उत्तराखंड की बेटियों छोटा को किस comment। प्रकार का न्याय मिल रहा है? क्या ये अटल जी का सपना था? अटल जी के सपने को भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड ने चकनाचूर करने का काम किया है। हम्म, आप लोगों को ठीक इस है बात आशीष पर जी। ध्यान देना चाहिए और आप ध्यान नहीं देंगे। अटल जी निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के निर्माता रहे हैं और उत्तराखंड की जनता उनका धन्यवाद देगी, लेकिन उनके सपनों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, वो उत्तराखंड की जनता स्वयं पूरा करेगी। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। दीपक रावत जी, फाइनल कमेंट। देखिए हमें मानना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में मोदी जी और शाह जी की है, ये अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की नहीं है। तो निश्चित रूप से उनके सपनों को साकार करने की बात अगर हम कह रहे हैं तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में बहुत बदलाव आ चुका है, उनकी नज़रिए में बहुत बदलाव आ चुका है। तो अब ये बहुत मुश्किल है। ठीक है। हाँ, अगर ये संभव होता, मुझे बताइए कि आज ही ये विषय क्यों आ रहा है? पिछले 5 वर्षों से हर 25 दिसंबर को इस तरह की गोष्ठियां क्यों नहीं हुई हैं? तो सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के मुद्दे उठाती है और कुछ नहीं। ठीक है, सुबह जी एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे। जो हमारे वाजपेयी जी ने सपना देखा था वो बहुत हद तक कुछ पूरा हुआ है। हमारा नेतृत्व जो है, यंग नेतृत्व है, अब आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि जहां लोग और कमी रह गई उसको पूरा करें। इसी में इस प्रदेश की भलाई है। जैसे हिमाचल की बात किया हमारे साथी ने, उसी तरह से यहाँ भी कुछ ऐसा करें कि अच्छा विकास हो। और आईटी पार्क की जहाँ तक बैठे उसमें भी अच्छे से सुविधाएं होना चाहिए, और चीज़ें नहीं आना चाहिए। ठीक है। आईटी पार्क में आईटी पार्क की ही बात होनी चाहिए। ठीक है सुभा जी,
देखिए, माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि इंटरप्ट करना पड़ रहा है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन चर्चा जितनी भी रही वो बेहद खास रही, क्योंकि यहाँ पर जिक्र उन मुद्दों का हुआ है जो कि उत्तराखंड और देश के सपने से जुड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जिस तरीके से उनका श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन श्रद्धांजलि जो असल की श्रद्धांजलि होगी वो तब समर्पित हो पाएगी जब प्रदेश उनके पथ पर, उनके मार्गदर्शन में विकास की ओर अग्रसर होगा। जिस तरीके से सरकार लगातार उनके मार्गदर्शन पर कार्य करने की बात करती है, क्या वाकई में उनके मार्गदर्शन पर चलकर विकास कार्य हो रहे हैं और उत्तराखंड आखिरकार किस प्रगति की दिशा में चल रहा है, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आखिरकार उनके इस योगदान को किस तरीके से यहाँ पर जिसे कहेंगे सकारात्मक रूप में लेते हुए सरकार और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं पर कार्य करेगी, ये महत्वपूर्ण विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।